ठीक, लिखिए, ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with reaction rate, which deals with reaction rate is called chemical kinetics. केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। यानी केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच जो आपको ये बताए कि कोई रिएक्शन होने की स्पीड क्या है, रिएक्शन का रेट क्या है, तो वैसे ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम लोग बोलेंगे केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। अब बात है अगर रिएक्शन रेट की, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस भी होने चाहिए। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन कितने टाइप के, रिएक्शंस कितने टाइप के, तो मेनली रिएक्शन 3 टाइप के। एक रिएक्शन को बोलते हैं एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन, दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, और तीसरा होता है मॉडरेट रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन यानी एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जो एट अ मोमेंट हो जाए, रिएक्टेंट मिलाए, प्रोडक्ट एट अ टाइम बन गया, तो उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। ये इतना फास्ट होगा कि इसके स्पीड को मेजर करना मुश्किल है, आप मेजर नहीं कर सकते। दूसरा होता है एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन, कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होंगे जिनको होने में महीनों वर्षों समय लगेगा, जैसे रस्टिंग ऑफ एन आयरन। अगर हम एक लोहे की छड़ को हम छत पे रख दे रात को, तो क्या सुबह उसमें रस्ट आ जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है, होने में महीनों समय लगता है, वर्षों समय लगता है। तो इस रेट को भी मेजर आप नहीं कर सकते हैं। और कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसके रेट को मेजर किया जा सकता है, मतलब न तो वो बहुत फास्ट रिएक्शन होंगे और न ही बहुत स्लो रिएक्शन होंगे, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग मॉडरेट रिएक्शन, ठीक है। लिखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन on the basis of reaction rate, on the basis of reaction rate, ठीक। इसमें पहला लिखिएगा इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन लिख। द केमिकल रिएक्शन which can proceed at a moment the reactants are mixed, as for example मान लो मेरे पास सिल्वर नाइट्रेट है और सोडियम क्लोराइड है, NaCl। लैब में जब आप जाएंगे तो सिल्वर नाइट्रेट का आपके पास सॉल्यूशन मिलेगा और सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन मिलेगा। आप सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड देखेंगे, दोनों कलरलेस होगा। सिल्वर नाइट्रेट का भी कोई कलर नहीं होगा, पानी जैसा दिखेगा, और सोडियम क्लोराइड नमक को पानी में घोल लो तो घर में भी देखे हो कैसा होता है, दोनों कलरलेस है। लेकिन जैसे ही दोनों को एक दूसरे में मिक्स करोगे, एट अ मोमेंट, जैसे ही इवन अ सिंगल ड्रॉप अगर सोडियम क्लोराइड का सिल्वर नाइट्रेट में अगर जा रहा है, तो जैसे ही पहला ड्रॉप मैच करेगा ना, उसका कलर मिल्की वाइट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। और जब सारा का सारा जब पूरा का पूरा पोर आउट कर दोगे, डाल दोगे उसमें, तो देखना एक वाइट कलर का उसमें आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। अब ये रिएक्शन इतना फास्ट है ना कि आप उसको कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हैं कि इसके होने की स्पीड क्या है, इसके होने का रेट क्या है। तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस रिएक्शन या वेरी फास्ट रिएक्शन भी कहते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे मेरे पास है AgNO3 + NaCl। अब सिल्वर का
जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, NO3 का माइनस है, सोडियम का प्लस, क्लोरीन का माइनस। तो क्या करेगा भाई, सिल्वर क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर जाएगा NaNO3 के साथ। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट हो गया AgCl एंड प्लस NaNO3, और ये जो है व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट होंगे, तो इसके रेट को मेजर नहीं किया जा सकता है। तो रिएक्शन होगा इंस्टेंटेनियस रिएक्शन या वेरी फास्ट रिएक्शन। नोट कर लीजिए, है एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन, एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन, एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन यानी एकदम धीरे रिएक्शन, और ये इतना स्लो होगा कि आप इसके रेट को मेजर नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल अभी बताया रस्टिंग ऑफ आयरन। दूसरा एग्जांपल, मान लो कि मुझे अगर शुगर का फर्मेंटेशन कराना हो, शुगर को अगर फर्मेंटाइज करना हो, उसको तोड़ना हो, तो आप एक गिलास पानी ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच 2 चम्मच चीनी डाल दीजिए, शरबत बना रहे हैं। क्या वो, क्योंकि चीनी है C12H22, सॉरी, अगर चीनी हम लोग ले रहे हैं तो C12H22O11 और वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो शुगर को जब पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं तो ये अपने को पता है कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनेगा। चीनी पानी में मिलाएंगे तो शरबत बनेगा। शरबत का मतलब उसमें क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। क्या ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एट अ मोमेंट निकलेगा? आपको उसमें दिखता है कहीं ग्लूकोज दिखता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 और फ्रुक्टोज का फॉर्मूला भी C6H12O6। ये ग्लूकोज है और ये फ्रुक्टोज है, दोनों का फॉर्मूला सेम, बस अंतर ये है कि इसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है और फ्रुक्टोज में कीटोन प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे आखिरी चैप्टर वही है हमारा। तो एक में एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा, एक में कीटोन। क्या आपको सुक्रोज दिखता है क्या? नहीं दिखता है, मतलब चीनी चीनी जैसा पार्टिकल दिखेगा। अब मार्केट से अगर आप हनी खरीद के लाते हो, मध खरीद के ले आते हो, उसमें भी आपको कुछ नहीं दिखता है। लेकिन कुछ समय तक उसको छोड़ दीजिए तो आप देखेंगे कुछ समय के बाद ना, वो जो आपका मध का जो बर्तन है, हनी का जो आपका बॉटल है, उसके नीचे चीनी जैसा सफेद 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 जमा होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या, वो जो हनी है वो खराब है? वो खराब नहीं है, वो फर्मेंटाइज हो गया, वो टूट गया, और टूटा तो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में टूट गया। इवन आप अपनी शरबत को, जो हमने शरबत बनाया है चीनी और पानी का सॉल्यूशन, आप इसको 2-3 महीने के लिए छोड़ दीजिए। तो अगर आप इसको 2-3 महीनों के लिए अगर आप छोड़ देंगे ना, तो आप देखेंगे क्या कि धीरे 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 वो जो बॉटल है या ग्लास है, उसके बॉटम में, उसके पेंदे में धीरे 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 आपको ग्लूकोज जो है व्हाइट व्हाइट पाउडर टाइप का वहां जमा होना शुरू हो जाएगा। तो अब इस प्रोसेस को भी हम मेजर नहीं कर सकते इसके रेट को, क्योंकि एक लॉन्ग प्रोसेस है ना। अब हम ग्लास में रख लें और उसको देख रहे, अच्छा अब ग्लूकोज बनेगा, अब ग्लूकोज बनेगा, पॉसिबल है क्या? तो ऐसे रेट को बोलेंगे, ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे हम लोग एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन। और दूसरा तो रस्टिंग ऑफ एन आयरन का एग्जांपल आप सब लोग देखे हैं। घर में लोहे की खिड़की दरवाजा लगा के रखते हैं, वो कभी 1 साल में कभी खराब होता है क्या? एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, और जब खराब होता है तो फिर इसके ऊपर क्या करते हैं, पेंटिंग कर देते हैं। तो जो रस्टिंग का प्रोसेस है, कोरोजन का प्रोसेस है, वो स्लो हो जाता है। तो लिखिएगा, ए केमिकल रिएक्शन a chemical reaction which proceed in a very long time, in a very long time is called extremely slow reaction. As for example, उसको नोट कर लीजिए,
इसके बाद है रिएक्शन प्रोसीड एट मेजरेबल स्पीड। रिएक्शन प्रोसीड एट मेजरेबल स्पीड यानी कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होंगे जिसके रेट को हम आसानी से मेजर कर सकते हैं, यानी कोई रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट होगा इसको आसानी से मेजर किया जा सकता है। लैब में क्लास 11th में आप लोग स्टेरिफिकेशन रिएक्शन पढ़े थे, या फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट अगर कर रहे होंगे तो ईस्टर का टेस्ट किए थे, नहीं किए? अच्छा, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन तो 10th में भी था, 11th में भी स्टेरिफिकेशन रिएक्शन है। किसका रिएक्शन किसके साथ कराते हैं तो ईस्टर बनता है? स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में किसका किसका रिएक्शन होता है भाई? अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, यही ना? तो अगर अपने पास CH3COOH है एसिटिक एसिड, और इसका रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं इथाइल अल्कोहल के साथ C2H5OH के साथ, क्या प्रोडक्ट बनेगा बताएंगे? क्या प्रोडक्ट बनने वाला है? कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन अगर होगा तो रिएक्टेंट कैटायन और एनायन में टूटेगा। अब उसका प्लस सेकंड वाले का माइनस के साथ और सेकंड वाले का माइनस उसके प्लस के साथ जोड़ दीजिए, रिएक्शन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे CH3COO माइनस और H प्लस और C2H5 एंड OH माइनस, तो CH3COO माइनस किसके साथ जाकर जुड़ रहा है? C2H5 के साथ, और HOH के साथ तो क्या बना? H2O। इसको हम लोग क्या बोले? इथाइल एसीटेट, या इसी को बोले ईस्टर, डाइथाइल ईस्टर, और इसको क्या बोलते हैं? स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, यही ना कहते हैं स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। अब इसमें है क्या ना कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेंगे, इथाइल अल्कोहल ले लेंगे, ये फंक्शनल ग्रुप टेस्ट अपने को क्लास 12th में भी करना है प्रैक्टिकल में, और ये पूछा भी जाता है जब एक्सटर्नल आते हैं तो ये पूछा भी जाता है कि स्टेरिफिकेशन रिएक्शन होता क्या है, कैसे पता करेंगे आप कि आपके पास जो गिवन सॉल्यूशन है वो ईस्टर ही है, कैसे पता चलेगा? तो सिंपल सा तरीका है, इथाइल अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में, एसिटिक एसिड में हम लोग मिक्स करके देखते हैं, उसके अंदर से अगर फ्रूटी स्मेल आई, मतलब प्लीजेंट स्मेल अगर आई, तो आप समझ लेना कि वो ईस्टर है। और अगर नहीं आती है तो हम लोग क्या करते हैं, वाटर बाथ पे पानी लेते हैं और उसको नीचे से गर्म करते हैं, और ये जो अपने पास जो मिक्सचर है उस मिक्सचर को वाटर में हम लोग डालते हैं, मतलब जो एसिटिक एसिड और अल्कोहल मिला है, क्योंकि फ्रूटी स्मेल नहीं आया तो हम लोग क्या किए, उसको वाटर बाथ में रखे, वाटर टब में रखे और नीचे से उसको गर्म कर रहे हैं। और जब हीट करेंगे ना, तो जब पानी हीट होगा तो ये टेस्ट ट्यूब भी हीट होगा, जब वाटर जब हीट होना शुरू होगा तो टेस्ट ट्यूब भी हीट होगा। अब टेस्ट ट्यूब हीट होगा तो इसके अंदर का जो लिक्विड है वो भी हीट होगा। अब इसके अंदर से ना वेपर निकलने शुरू होंगे, और उसको जब स्मेल कीजिएगा तो एक प्लीजेंट सी स्मेल आएगी, जिसको हम लोग फ्रूटी स्मेल बोलते हैं, फ्रूट लाइक स्मेल बोलते हैं, और यही अपना ईस्टर है। तो अब ऐसा नहीं है कि इस रिएक्शन की तरह कि बस रिएक्टेंट मिलाए फटाक से प्रोडक्ट बन गया, किस स्पीड से रिएक्शन हो रहा है मेजर नहीं कर सकते हैं। सेकेंड वाले में एकदम धीरे है, कब होगा, 1 महीना में होगा कि 1 साल में होगा कि 5 साल में होगा, वो भी मेजर नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस रिएक्शन को होने में ये तय है कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी हो, एक लिमिटेड टाइम लगेगा। तो ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन, रिएक्शन प्रोसीड एट मेजरेबल स्पीड, या इसी को बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन। लिखिएगा, ए केमिकल रिएक्शन which can proceed, a chemical reaction which can proceed at a time period or a limited time is called moderate reaction। अब इन तीनों के तीनों केमिकल रिएक्शन में
हम लोग बार बार एक वर्ड का यूज कर रहे हैं, रिएक्शन रेट। अब ये रिएक्शन रेट है क्या, किसको कहते हैं रिएक्शन रेट? रिएक्शन रेट है क्या, कोई आइडिया? फिजिक्स में आपने 9th या 10th में एक चैप्टर पढ़ा होगा, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर स्पीड निकालनी हो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां भी स्पीड ही निकालनी है। एक केमिकल रिएक्शन किस स्पीड से हो रहा है उसी को यहाँ पे रेट बोलेंगे। तो वहां पे क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम है। यहाँ पे है कि अगर रिएक्टेंट है तो उसका अपना मोलर कंसंट्रेशन होगा, प्रोडक्ट है तो उसका भी मोलर कंसंट्रेशन होगा। तो चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्शन रेट। समझिएगा, अभी लिखिएगा नहीं। मान लो कि मेरे पास कोई केमिकल रिएक्शन है, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, आर आफ्टर सम टाइम ये कन्वर्ट हो रहा है, पी मतलब प्रोडक्ट में। अब अगर रिएक्टेंट के लिए अगर हम लोग लिख रहे हैं, मान लो फॉर रिएक्टेंट, तो एनसीईआरटी में रिएक्टेंट के लिए जब रेट की जब बात कर रहा है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो ये लिखता है डिक्रीज इन मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू चेंज। यानी मोलर कंसंट्रेशन को चेंज होने में रिएक्टेंट का कितना टाइम लगा। अब अगर रिएक्टेंट है तो मान लो कि पहले R1 था, आफ्टर सम टाइम ये क्या हो जाएगा अपने पास, R2। अगर T1 टाइम में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर R1 था तो T2 टाइम में कितना हो जाएगा, R2। तो रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज R इज इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन दैट इज R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। और इसी को लिख सकते हैं डेल्टा R डिवाइडेड बाय डेल्टा T। अब इस बात का ध्यान रखना कि पूरे केमिकल काइनेटिक्स में रिएक्टेंट का रेट ऑलवेज डिक्रीज करता है और प्रोडक्ट का रेट ऑलवेज इंक्रीज करेगा। रिएक्टेंट हमेशा डिक्रीज करेगा और प्रोडक्ट हमेशा इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे एक साइन हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे माइनस। ये जो माइनस साइन है, निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस। अब इसी को किसी दूसरा बुक में जब आप पढ़िएगा, रेफरेंस बुक में जब पढ़िएगा, तो फिर R1 और R2 नहीं लिखता है। अब इसको ये मान लेता है ना कि अगर रिएक्टेंट है, अगर कंसंट्रेशन मेरा X1 हुआ T1 टाइम में और X2 हुआ अगर T2 टाइम में, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन R इज इक्वल्स टू X2 माइनस X1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 और R इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा X डिवाइडेड बाय डेल्टा T, या इसी को R इज इक्वल्स टू माइनस DX डिवाइडेड बाय DT। तो ये भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। और आप इससे भी अगर बनाना चाहें, क्वेश्चन अभी हम लोग बनाएंगे, तो आप इसमें भी अगर बनाना चाहें तो आसानी से बना सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन है क्या रिएक्टेंट के लिए, तो माइनस DX बाई DT और X2 माइनस X1 बाई T2 माइनस T1। या रिएक्टेंट के केस में अगर लिखेंगे तो फिर ऐसे लिखिएगा R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 दैट इज माइनस डेल्टा R बाई डेल्टा T। और अगर प्रोडक्ट के केस के लिए अगर लिखना है अपने को, फॉर प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट के केस में अगर रेट फाइंड करेंगे तो रेट इज इक्वल्स टू रिएक्टेंट डिक्रीज करता है और प्रोडक्ट इंक्रीज करता है। तो इंक्रीज इन मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू चेंज। अब चूंकि प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, P से। प्रोडक्ट को P से रिप्रेजेंट करेंगे तो रेट इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या लिख लेंगे, P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। चूंकि मोलर कंसंट्रेशन इसका इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे साइन क्या देंगे, प्लस। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस
डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, या इसी को आप प्लस dp बाई dt भी लिख सकते हैं। और इसको भी x1 और x2 से रिप्रेजेंट करेंगे तो फॉर्मूला सेम रहेगा, बस अंतर यह है कि यहाँ पे प्लस साइन हो जाएगा dx बाई dt हो जाएगा। सिर्फ निगेटिव और पॉजिटिव साइन ही आपको अंतर बताएगा, निगेटिव रिएक्टेंट के लिए, पॉजिटिव प्रोडक्ट के लिए। डेफिनेशन लिखिएगा, टॉपिक लिखिएगा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहले टॉपिक लिखा जाए, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बोले, लिखिए, द चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन, the change in molar concentration of the species taking part in a reaction per unit time is called rate of reaction, ठीक है, दैट इज। अब इसको नोट कर लीजिए, ये पूरा का पूरा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, रिएक्टेंट डिक्रीज इन मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू चेंज। तो अगर रिएक्टेंट है तो R1 से R2 बनेगा, उस समय T1 टाइम रहेगा और फाइनल रहेगा T2। तो R इज इक्वल्स टू माइनस R2 माइनस R1 बाई T2 माइनस T1 और माइनस डेल्टा R बाई डेल्टा T। इसी को X1 और X2 करके बना सकते हैं। तो ये दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के लिए X1 X2, अंतर सिर्फ इतना है साइन का, माइनस साइन रिएक्टेंट के लिए और इसी को प्लस कर देंगे तो प्रोडक्ट के लिए। नोट कर लिया। अब इसी को हमारे पास जो क्वेश्चन आता है ना, जो रिएक्टेंट है जब उसका रेट हम लोग फाइंड करते हैं तो इसी को रेट ऑफ डिसअपियरेंस भी कहते हैं। जो रेट ऑफ रिएक्टेंट है, अब हमसे क्वेश्चन रेट ऑफ रिएक्टेंट का नहीं पूछेगा, हम पूछेगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस फाइंड कीजिए। तो रिएक्टेंट जैसे ही डिसअपियरेंस का नाम लिया, समझ लेना किसके लिए पूछ रहा है, रिएक्टेंट के लिए। और जो प्रोडक्ट है ना, इसके लिए जब रेट फाइंड होता है तो इसको कहते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस, इस नाम से इसको जाना जाता है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस। अच्छा, ये वाला अब मान लो कि कोई केमिकल रिएक्शन है A प्लस बी टू फॉर्म 2C, ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है। अब आपको इसको दिखाना है रेट ऑफ अपीयरेंस में और रेट ऑफ डिसअपियरेंस में, मतलब रिएक्टेंट के लिए रेट दिखाइए और प्रोडक्ट के लिए वैल्यू नहीं निकालना है, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो बताना है अपने को। तो यहां पे सबसे पहले रेट ऑफ डिसअपियरेंस, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस किसका होगा, रिएक्टेंट का। और रिएक्टेंट के लिए भी हम लोग क्या लिखे हैं, माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, यही ना लिखा हुआ है। अब यहां पे मेरे पास डेल्टा आर बार तो है नहीं, मतलब रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन दिया रहता तब ना, यहाँ तो ए और बी लिखा हुआ है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको लिखेंगे माइनस डी ए डिवाइडेड बाई डी टी, इसके लिए इज इक्वल्स टू माइनस डी बी डिवाइडेड बाई डी टी। तो डी आर बाई डी टी पे आ गया। रिएक्टेंट के लिए है तो ए हो गया, बी है तो बी हो गया। अब अगर यही चीज निकालते रेट ऑफ अपीयरेंस, तो रेट ऑफ अपीयरेंस मतलब प्रोडक्ट के लिए, तो प्रोडक्ट के लिए जब आर निकालते हैं तो आर इज इक्वल्स टू
अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या पॉजिटिव है, प्रोडक्ट है, तो लिखेंगे प्लस, और ये जो 2 है ना वो फ्रैक्शन में आ जाएगा 1/2 DC डिवाइडेड बाई dt। ये मतलब जो मल्टीपल होता है ना वो सीधे फ्रैक्शन में आ जाता है। ये एक रूल है कि अगर रिएक्टेंट यहाँ पे जो मल्टीपल हो सीधे क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लस 1/2 DC। अब ध्यान रखना ये पूरा का पूरा रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पार्टिकुलर रिएक्शंस के लिए सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इनको एक साथ अगर अपने को दिखाना होगा तो आप ऐसे लिखेंगे, माइनस dA/dt इज इक्वल्स टू माइनस dB/dt इज इक्वल्स टू प्लस 1/2 DC/dt। ये हुआ रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, यानी ये रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट किया और ये प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट किया। नोट कर लिया जाए। और इसी पे इसको लिख के दिखाइए, N2 + 3H2 टू फॉर्म 2NH3। चलिए इसको क्या लिखे, माइनस डी N2/dt इज इक्वल्स टू माइनस 1/3 डी H2/dt इज इक्वल्स टू प्लस 1/2 डी NH3 डिवाइडेड बाई dt। यही लिखे। ये रिएक्टेंट का है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ऑलवेज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज करेगा तो माइनस साइन, और ये जो मल्टीपल में वो सीधे क्या आ जाता है, फ्रैक्शन में आ जाएगा किसी के लिए भी। एक चलिए ये क्वेश्चन अपने पास गिवन है। सबसे पहले तो इसको आपको रेट ऑफ रिएक्शन दिखाना है, जैसे अभी लिखे थे dA/dt वाला करके। तो पहले इसको रिप्रेजेंट कर लीजिए। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें B का वैल्यू गिवन है, अपने को A का वैल्यू चाहिए और C का वैल्यू चाहिए। क्या करेंगे, पहले अभी जैसे रिप्रेजेंट किया वैसे रिप्रेजेंट कीजिए। माइनस dA/dt इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 dB/dt इज इक्वल्स टू प्लस 1/3 DC/dt एंड प्लस 1/2 dd/dt। ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। तो अगर जो पूछा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा तो R इज इक्वल्स टू ये लिखेंगे। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत, यहां तक में कोई दिक्कत। अब अपने पास किसका वैल्यू दिया हुआ है भाई, B का दिया हुआ है। तो B का दिया मतलब dB/dt का वैल्यू दिया हुआ है, और हमसे पूछ रहा है A का और C का। तो जब B का पूछ रहा है तो क्या करें, इन दोनों को कंपेयर करें पहले A का वैल्यू के लिए। तो मेरे पास यहाँ पे है माइनस dA डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 dB/dt। तो यहां से क्या होगा, माइनस माइनस तो कैंसिल। अब यहाँ पे dA/dt इज इक्वल्स टू क्या लिखिएगा, 1/2 इंटू dB/dt का वैल्यू कितना गिवन है, 1 इंटू 10⁻⁻²। तो क्या आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये पहला आंसर हुआ।